हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद का यह टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में इकाई 2 के अंतर्गत है। विद्यार्थियों, कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से 1 और 2 अंक के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 4 अंक का प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आइए भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करते हैं। संसद भारतीय संसद को भारत की व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। व्यवस्थापिका सरकार के अंगों में से एक अंग है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, देश के लिए कानून का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका ये कार्य संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए करती है। कार्यपालिका का कार्य है आदेश प्रसारित करना, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है यह जांच करना कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा प्रसारित आदेश संविधान के अंतर्गत है क्या, संविधान के नियमों के अनुसार है या नहीं है। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने कानून निर्माण में संविधान की शक्तियों का दुरुपयोग किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून और आदेश को रद्द कर देती है। इस प्रकार से न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, तो हम कुछ देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं। जापान में डायट, जर्मनी में इसको बुंडेस्टाग कहा जाता है, बुंडेस्टाग। ईरान में मजलिस। और भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, संसद के 3 अंग होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और आप ये प्रश्न गलत कर देते हैं। संसद के 3 अंग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि संसद के कितने सदन हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो जब ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि संसद के अंग कितने हैं, तो आप 3 की बजाय संसद के कितने सदन हैं वो 2, राज्यसभा और लोकसभा, इस प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। कहने का मतलब है जब संसद का अंग पूछा जाता है तो सदन के बारे में हम लिख देते हैं कई बार, और सदन के बारे में पूछते हैं तो हम संसद के 3 अंग लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न गलत नहीं हुआ आपका, हमें ध्यान रखना है इस बात का कि 2 ये अलग प्रश्न है। भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका अर्थात संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। भारत में आधुनिक लोकतंत्र और प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद ये ब्रिटिश शासन की देन है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने अर्थात अंग्रेज़ों ने हमारे देश में लगभग 350 वर्षों तक शासन किया है। तो हम ब्रिटेन के इन नियमों और शासन के आदी हो चुके थे, और फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमें ये अच्छा लगा आधुनिक लोकतंत्र और संसद के, तो ब्रिटेन के इन संविधान के
जो प्रावधान है उनको हमने हमारे संविधान में ले लिए, क्योंकि हम ऐसे कानून और प्रावधानों के अभ्यस्त हो चुके थे और हमारी भारतीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक भी थे। प्राचीन समय में ऋग्वेद में जो 4 वेद हैं उनमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में सभा और समिति नाम की संस्था का उल्लेख मिलता है। तो जो उस समय की सभा और समिति है वो आज की राज्यसभा और लोकसभा के समान ही संस्था होती थी, सभा और समिति। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कब हुई? अर्थात पहले एक ही सदन था। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 से पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका में एक ही सदन था और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 2 द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। पहला राज्य परिषद नाम रखा गया और दूसरा विधानसभा। 1935 के अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या और अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या कम थी और उनको अधिकार भी कम थे। शासन भारत सचिव और गवर्नर जनरल के अंतर्गत था। तो 1935 के अधिनियम द्वारा सदस्य संख्या बढ़ाई गई और अधिकारों में भी बढ़ोतरी की गई। और उस समय वोट देने का अधिकार था, व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, वो सबको समान नहीं था और आयु के आधार पर भी नहीं था, वो संपत्ति आधारित था, संपत्ति पर आधारित। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति थी उनको वोट देने का ज़्यादा अधिकार दिया गया, संख्या के आधार पर ज़्यादा अधिकार दिया गया और जिनके पास संपत्ति नहीं थी, बहुत कम थी, उनको वोट से वंचित रखा गया। संसद के गठन के बारे में अध्ययन करते हैं। संसद का गठन का जो उल्लेख है हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है। अभी मैं जिस प्रश्न के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था कि भारतीय संसद के सदन तो हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा, और अंग है 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रश्न के बारे में हमें ध्यान रखना है कि पहला प्रश्न पूछा जाए तो दूसरे उत्तर के रूप में दूसरा का उत्तर नहीं लिखें। संसद सदस्य की योग्यताएं। भारतीय संसद सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा के सदस्य हों, उनकी योग्यताएं क्या है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत से बाहर का या विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक ही संसद सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है। दूसरा था आयु। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, अर्थात जो व्यक्ति 30 वर्ष या उससे अधिक का है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष रखी गई है। ये जो व्यक्ति 25 वर्ष का हो चुका हो या उससे अधिक हो वो लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकता है। तीसरी योग्यता है कि संसद अन्य जो भी योग्यताएं निर्धारित करें संसद का सदस्य बनने के लिए, तो वो निर्धारित योग्यताएं भी होनी चाहिए। कुछ पाबंदियां भी हैं, निर्योग्यताएं हैं। वो क्या है? देखिए, पागल या दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर संसद का सदस्य बनना चाहता है तो वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए।
मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी निर्योग्यता है कि एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों सदन अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य एक ही समय में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर एक समय में दोनों सदनों से निर्वाचित होता है तो एक की सदस्यता त्याग करनी पड़ती है, अर्थात 1 माह के अंदर एक स्थान खाली करना पड़ता है। तीसरी निर्योग्यता है कि अगर दल बदल का दोषी पाया गया, चुनाव लड़ने से पहले किसी अन्य दल से, और जब चुनाव लड़ने के बाद में वह अपना दल को बदलता है, दूसरी पार्टी में, दूसरे दल में शामिल होता है, तो उस आधार पर उसकी जांच करने पर अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसकी संसद सदस्यता बर्खास्त हो जाती है, अर्थात उसके बाद वह संसद का सदस्य नहीं रह सकता। चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर उसकी सदस्यता बर्खास्त हो सकती है। जब लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हो, उस समय जब कोई व्यक्ति इनमें से दोनों सदनों में से किसी का भी चुनाव लड़ रहा हो, उम्मीदवार हो, तो अगर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करता हुआ, अपराध करता हुआ, धांधली करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता बर्खास्त हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से ही चुनाव लड़ सकता है, अर्थात 2 से अधिक स्थानों से नहीं लड़ सकता, और दोनों स्थानों से निर्वाचित होने पर 1 माह के भीतर उसे एक स्थान खाली करना पड़ता है। कोई व्यक्ति 2 स्थानों से विजयी भी हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसको एक पद खाली करना पड़ता है, वो भी 1 माह के भीतर। संसद सदस्यों की शपथ के बारे में अध्ययन करते हैं। संसद सदस्य सांसद कहलाते हैं, अंग्रेजी में MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद द्वारा राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा अन्य नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष संसद सदस्य शपथ लेता है। संसद का सत्र। संसद के सत्र का उल्लेख अनुच्छेद 85 में, हमारे संविधान में अनुच्छेद 85 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उपयुक्त समय और स्थान पर प्रत्येक सदन का अधिवेशन आहूत किया जाता है। इसका मतलब है कि अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय उपयुक्त समय और उपयुक्त स्थान पर प्रत्येक सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा का अधिवेशन बुलाते हैं, आहूत करते हैं। एक शर्त यह है कि संसद के एक सत्र की संसद का सत्र चल रहा है तो उसकी अंतिम बैठक और आगामी सत्र जो दूसरा सत्र शुरू होगा उसकी पहली बैठक के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों बैठक के बीच में 6 माह से कम अंतर होना चाहिए। आगामी सत्र की पहली बैठक हो रही हो तो वो पहली बैठक के
पहले सत्र की अंतिम बैठकें 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। भारतीय संसद में 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट सत्र, जब देश का आयव्यय का बजट प्रस्तुत किया जाता है फरवरी के अंदर, जिसको आम बजट कहा जाता है, हर वित्तीय वर्ष से पहले, तो वो बजट सत्र चलता है बजट प्रस्तुत करने के बाद, अर्थात फरवरी से लेकर के मई तक। फिर दूसरा सत्र कहलाता है मानसून सत्र। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है, जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो इस प्रकार भारतीय संसद के 3 अधिवेशन या सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद की कार्यवाही के दौरान सदनों को स्थगित करने का अधिकार उनके पीठासीन अधिकारी का होता है। जब संसद की कार्यवाही हो रही होती है तो अगर सदनों को स्थगित करने की आवश्यकता हो तो ये कार्य पीठासीन अधिकारी करते हैं। और पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं। सत्र का अंत यानी सत्रावसान करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? तो गणपूर्ति सदस्यों की, संसद सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। अर्थात सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। पीठासीन अधिकारी ये राज्यसभा में सभापति सहित और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। लोकसभा में 55 सदस्य किसी कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने अति आवश्यक है। 55 सदस्य, क्योंकि आपको पता है लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है, तो इसका 10वां भाग 54.5 अर्थात 55, तो 55 सदस्य हो गए। और राज्यसभा में 25 सदस्य उपस्थित होना ज़रूरी है, अर्थात 25 सदस्यों का कोरम होना ज़रूरी है। तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या 245, तो 245 का 10वां भाग अर्थात 24.5 बराबर 25 सदस्य होने अति आवश्यक है। संसद की कार्य संचालन की भाषा कौन कौन सी है? हिंदी में और अंग्रेजी में संसद का कार्य संचालित होता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। लेकिन अगर कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी कम जानता है, भाषा का ज्ञान कम हो, तो पीठासीन अधिकारी उनको उनकी मातृभाषा में बोलने की आज्ञा दे सकते हैं। मंत्री के अधिकार, संसद के जो मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से जो भी मंत्री सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो वो मंत्री के अधिकार क्या है? प्रत्येक मंत्री संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। प्रत्येक मंत्री वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बोलने का और उस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का
अधिकार रखता है। तो ये विशेष अधिकार प्राप्त है किसी भी सदन में बोलना और कार्यवाही में भाग लेना। लेकिन मंत्री केवल अपने सदन में ही मतदान, किसी प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही चल रही हो किसी भी सदन में और उस पर वोटिंग होनी हो, तो सिर्फ मंत्री जिस सदन का सदस्य है उस सदन में ही अपना वोट दे सकते हैं। महान्यायवादी के अधिकार, अटॉर्नी ऑफ जनरल। महान्यायवादी को क्या कहते हैं? अटॉर्नी ऑफ जनरल। तो महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। महान्यायवादी संसद के किसी सदन में बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो महान्यायवादी को मंत्रियों की तरह ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन संसद में महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात वो वोट नहीं दे सकते। धन्यवाद विद्यार्थियों, इस टॉपिक का अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब करें।